हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में देखेंगे। तो प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन की प्रक्रियाएं जो होती है, घटनाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं, इन दोनों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो इसे हम लोग अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अपवर्तन का अंग्रेजी हमारा रिफ्रैक्शन हो जाता है और जो हमारे परावर्तन होते हैं इसे हम लोग अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएंगे और लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएंगे या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएंगे। तो इन दोनों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और इस अध्याय में ये भी सीखेंगे कि प्रकाश की जो घटनाएं होती हैं, जो दर्पण होते हैं, उनमें परावर्तन कैसे हो रहे हैं, अपवर्तन कैसे हो रहे हैं, उनके जो ध्रुव होते हैं, वक्रता केंद्र होते हैं, वक्रता त्रिज्या होती है, मुख्य अक्ष हमारा क्या होता है, मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, इन सभी बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। और जो हमारे दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो अपवर्तन होते हैं उनके भी बारे में हम लोग देखेंगे और विस्तृत तरह से जानकारी हासिल करेंगे। आवर्धन क्या होते हैं, इन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर इसी तरह के आपको और भी अध्याय को देखना हो तो आप हमारे YouTube चैनल फ्री क्लासेज 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे सभी विषयों के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। उन पे सभी विषयों को बेहतर तरीके से समझाए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए आज हम अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में देखते हैं। तो हमसे कह रहा है कि हम संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। तो जब भी हम संसार में कहीं भी जाइएगा तो अपने चारों ओर सराउंड में देखिएगा तो कई प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं। तो यद्यपि अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो देखने के लिए जो हमारे प्रकाश की बहुत ही आवश्यकताएं होती हैं और प्रकाश की सहायता से, मदद से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ नहीं देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? तो वह प्रकाश ही है जो वस्तुओं को क्या बनाता है? दृश्यमान बनाता है, माने देखने लायक बनाता है, हम लोग देखते हैं। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को हम देखने में हमारी सहायता करते हैं। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। जब भी किसी वस्तु से अगर प्रकाश पार हो जाता है तो हम उस वस्तु को आर पार देख सकते हैं। इसे हम लोग पारदर्शी भी कहते हैं या पारदर्शी माध्यम कह सकते हैं। प्रकाश से संबंध अनेक समानताएं व अद्भुत परिघटनाएं हैं। तो प्रकाश से संबंध जो अनेक सामान्य एवं अद्भुत घटनाएं होती हैं, जैसे कि आप कभी कभी देखिएगा तो दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना। जैसे हम तारों को आकाश में देखते हैं तो वो चमकते रहते हैं, तो वो भी हमारे जो होते हैं वो प्रकाश के कुछ परिघटनाएं होती हैं, उनके कारण ही हम लोग तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा। अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक परिघटनाएं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। तो हम प्रकाश जो होते हैं हमेशा सरल रेखा में गमन करते हुए, माने जाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इससे हमको यह तथ्य मिलता है कि जो प्रकाश होते हैं वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। यह तथ्य एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश के एक सरल रेखीय पाथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा अगर प्रकाश है, अगर यह सीधी रेखा में गमन करता है तो यह सीधी रेखा में जो गमन कर रहे हैं यही हमारे क्या कहलाते हैं? यही हमारे प्रकाश का किरण कहलाते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहलाते हैं। लाइट रे भी जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं तो हमें कह रहा है यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी का मतलब हो जाता है जिस वस्तु को हम आर पार नहीं देख सकते हैं वो हमारी क्या हो जाती है? अपारदर्शी होती है। तो अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो कोई भी अगर अपारदर्शी वस्तु है, मान लीजिए आपके पास एक अपारदर्शी है जो ट्रायंगुलर शेप में है, तो कभी भी अगर इससे प्रकाश जो होती हैं
अगर हम इसको गमन कराएंगे तो प्रकाश जो होती है वो सीधी रेखा में नहीं जाकर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होती है या मुड़ जाती है, किनारों से क्या हो जाएंगी, ये मुड़ जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वस्तु अपारदर्शी रहेगा जिससे प्रकाश आर पर न हो सकता है, तो वहाँ क्या होता है कि जो प्रकाश होते हैं वो सीधी रेखा में नहीं चलकर क्या होते हैं, उनके किनारों से वो क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और ये प्रक्रिया होती है, ऐसी प्रभाव होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहलाते हैं। तब प्रकाशिकी जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। विवर्तन जैसी परिघटनाएं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। तो जो विवर्तन जैसी परिघटनाएं को आप देखते हैं तो हम प्रकाश को वहाँ पे वेव के रूप में मानते हैं कि प्रकाश क्या है, एक वेव है, तरंग के रूप में है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्वयन क्रियाएं के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है। तो जब 20वीं सदी में हम लोग आए और विज्ञान जो हो बहुत डेवलप हो गया, विज्ञान जब आगे बढ़ने लगा, तो उस समय जो प्रकाश की द्रव्य के साथ जो उनकी द्रव्य का मतलब हो गया वस्तुओं, तो प्रकाश की जो वस्तुओं के साथ अन्वयन क्रिया के विवेचन में प्रकाश का जो तरंग का सिद्धांत था वो क्या था, अपर्याप्त था। उससे हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। और जो प्रकाश होते हैं वो कणों की तरह व्यवहार करते हैं और कणों के रूप में ही व्यवहार करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो प्रकाश होते हैं उनके कण कौन से होते हैं, तो फोटोन उनके एक कण होते हैं, फोटोन के रूप में वो गमन करते हैं। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभरकर सामने नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया तो हमने आधुनिक जो क्वांटम सिद्धांत है उसके बारे में हमने देखा, तो प्रकाश के बारे में जो हमारे उलझन थी वो सुलझ गई, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया और न ही कण। और क्वांटम सिद्धांत जो होते हैं उनमें प्रकाश को हम लोग न तरंग ही मानते हैं और न ही कण मानते हैं। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों एवं तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। इस अध्याय में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय में हम लोग जो प्रकाश के परावर्तन होते हैं, अपवर्तन होते हैं, उनके बारे में हम जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे और बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इस अध्याय में हम लोग जो गोलीय दर्पण होते हैं, जैसे कि आप देखिएगा अवतल उत्तल, तो उन दोनों गोलीय जो दर्पण होते हैं उनके साथ जो प्रकाश का परावर्तन होंगे, प्रकाश के अपवर्तन होंगे, उनके बारे में हम लोग सीखेंगे और देखेंगे। और जो उन दर्पणों के द्वारा जो प्राकृतिक जो अन्य घटनाएं होती हैं, क्या क्या उनमें डिफ्लेक्शन आते हैं, अपवर्तन होते हैं, तो उनके कारण जो हमारे जीवन में जो डेली लाइफ होते हैं उनमें उनकी घटनाओं के कारण क्या बदलते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। तो एक मोटा मोटी हमने देखा कि प्रकाश जो होते हैं, प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत होते हैं, जो जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो वस्तुओं को देखने की में मदद होती है। तो प्रकाश की सहायता से ही हम लोग किसी वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश जो हमेशा दूसरा गुण हो जाता है प्रकाश का, कि प्रकाश जो होते हैं हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। क्या होते हैं, तो सीधी रेखा में गमन करते हैं जो हमारे प्रकाश होते हैं। तो प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारी प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होते हैं, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होते हैं, वेवलेंथ होते हैं, तो वो कहीं कहीं आप देखिएगा तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम तक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। तो ये दो मुख्य गुण होते हैं जो प्रकाशों में देखने को मिलते हैं। तो आगे हम लोग अब प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ, या कह सकते हैं कि आप
कोई भी जो अपारदर्शी है और उसको हम लोग स्मूथ बना देते हैं, चिकना बना देते हैं, तो उसके पृष्ठ को और उससे जो रिफ्लेक्शन होगा प्रकाश का, वही हमारा क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित हैं। तो हमने पिछले अध्यायों में भी या कक्षाओं में अध्ययन किया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो वहाँ पर भी जो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम थे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है हमारा कि आपतन कोण और जो परावर्तन कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, और जो हमारा आपतित किरण होती है वो अभिलंब या परावर्तित किरण होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, तो एक ही तल में होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हमारा यहाँ आ रहा है, अगर ये समतल दर्पण है तो इससे जो आने वाली किरण होती है आपतित किरण, और ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगी परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। इन नियमों के बारे में हमने पिछले कक्षाओं में भी अध्ययन किया था। तो आइए इन नियमों को स्मरण करें, हम इन नियमों को याद करते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण जो होते हैं हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जैसे ये जो हमारा हो जाता है, ये हमारा क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण इसे कहते हैं। ये हमारा जो होता है वो परावर्तित किरण होते हैं, परावर्तित किरण। ये जो हमारा होता है इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब ये जो आपतित किरण होती है, तो आपतित किरण जब आती है और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। किससे आपतन कोण को हम लोग इंडिकेट करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा क्या होता है, आपतन कोण होता है, आपतन कोण होता है। ये जो आपतित किरण आती है और समतल दर्पण से या चिकना पॉलिश किया हुआ पृष्ठ से टकरा कर जब दूर जाती है, परावर्तित होती है, तो उससे जो कोण बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। तो जो आपतन कोण होते हैं और परावर्तन कोण होते हैं, तो परावर्तन कोण को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। तो हमेशा प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार जो हमेशा आई बराबर आर होते हैं। क्या होते हैं, आई बराबर आर होते हैं। और दूसरा होता है ये जो आपतित किरण होते हैं, परावर्तित किरण होते हैं और अभिलंब होते हैं, ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होता है। तो जो परावर्तन के ये नियम है वो गोलीय पृष्ठों के सहित जो भी सभी प्रकार के जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं उनके साथ ये नियम जो होते हैं वो लागू होते हैं। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। तो जब भी आप समतल दर्पण को लीजिएगा और उससे जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा जो होते हैं वो आभासी होते हैं और सीधा होते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा सीधा बनता है। और प्रतिबिंब का जो साइज रहते हैं वो वस्तु के साइज के बराबर होते हैं। जो हमारा समतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब बनता है तो जो प्रतिबिंब का साइज होगा वह क्या होगा, तो वस्तु के साइज के बराबर होता है। और इसका तीसरा मेन बिंदु होता है कि जो दर्पण के पीछे अगर हम जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर दर्पण का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु जितनी भी दर्पण के दूरी पर है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दर्पण से दूर बनता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। और समतल दर्पण में एक और क्वालिटी होता है कि जो प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होते हैं, तो पार्श्व परिवर्तित भी होते हैं। क्या होते हैं, पार्श्व परिवर्तित होते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आइए देखें। इसको समझने के लिए हम क्रियाकलाप 9.1 को देखते हैं। एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए, इसके वक्रित पृष्ठ से में अपना चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हैं, यह छोटा या बड़ा है। चम्मच को धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाइए, प्रतिबिंब को देखते रहिए यह कैसे परिवर्तित होता है। तो जिस तरह से आप चम्मच को दूर ले जाइएगा तो प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता हुआ प्रतीत होता है। चम्मच को उल्टा कीजिए, दूसरे पृष्ठ से क्रियाकलाप को दोहराइए, अब प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। तो जब हम इमेज को उल्टेंगे तो क्या होता है, जो चम्मच को जब उल्टिएगा तो उसमें आप देखिएगा तो उसमें बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जबकि चम्मच के आगे वाले पोर्शन में देखिएगा तो वहाँ क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। दोनों पृष्ठों पर प्रतिबिंब के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए।
चमकदार पृष्ठ का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है। तो जो चमकदार चम्मच है उनका जो वक्रित पृष्ठ है, माने मुड़ा हुआ पृष्ठ है, वो क्या है, तो एक वक्रित जो दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं, उसके तरफ वह कार्य करते हैं। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ होता है, जो वह परावर्तक पृष्ठ से कह सकते हैं कि जहाँ से वो प्रतिबिंब जो होता है रिफ्लेक्ट हो, वो हमारा क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, अगर हमने इसे प्रकाश को भेजा तो ये क्या कर रहा है, ये परावर्तित कर दे रहा है। तो ये जो समतल दर्पण है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ हो जाते हैं। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक जो होगा पृष्ठ होगा वो गोलीय होगा, हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अब हम आगे गोलीय दर्पण के बारे में देखते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता के केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, इन बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण को हम समझ सकते हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अगर अंदर की ओर हो या बाहर की ओर क्या हो, वक्रित हो, तो ऐसे गोलीय दर्पण जिसका अंदर की ओर क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर तथा गोले की त्रिज्या की ओर क्या हो, वक्रित हो, वैसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा है, तो ऐसे जो चित्र होंगे, जैसे ये देखिए इधर क्या होगी हमारी, ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, ये हमारी फोकस हो जाएंगे, ये हमारी वक्रता त्रिज्या हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो गोले के हैं, तो गोले का केंद्र हमारा कहाँ है, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये गोले का केंद्र है तो इसका वक्रित भाग जो है वो क्या है, तो गोले के केंद्र की ओर है, और ये क्या है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। तो अवतल दर्पण जो होते हैं उनका परावर्तक पृष्ठ जो ये होंगे, ये हमारे क्या होते हैं, परावर्तक पृष्ठ होते हैं। और ये जो होते हैं वो पॉलिश किए हुए भाग होते हैं। क्या होते हैं, पॉलिश किया हुआ, ये क्या हुआ, पॉलिश किया हुआ। तो ऐसे दर्पणों को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है उत्तल दर्पण कहलाता है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है वो क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या होते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। तो ये जो बाहरी भाग होते हैं ये हमारा क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होते हैं, परावर्तक पृष्ठ। और ये जो धंसे हुए भाग होते हैं ये क्या होते हैं, तो पॉलिश की हुई भाग होते हैं, पॉलिश किया हुआ, ये क्या होता है, पॉलिश किया हुआ हमारा भाग होता है। तो ऐसे दर्पण जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। इन दर्पणों का आरेखीय निरूपण चित्र 9.1 में किया गया है। इन चित्रों में नोट कीजिए कि दर्पणों का पृष्ठ भाग छायांकित है। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच के अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा तथा चम्मच का जो बाहर का उभरा पृष्ठ होता है वह उत्तल दर्पण जैसा व्यवहार करता है। गोलीय दर्पणों के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आइए हम कुछ शब्दों अथवा पदों को जानें तथा उनका अर्थ समझें। ये शब्द गोलीय दर्पणों के बारे में चर्चा करते समय सामान्यतः प्रयोग में आते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो जो हमारा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं, उसे हम लोग ध्रुव कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ये जो ध्रुव होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, तो दर्पण के पृष्ठ पर ये स्थित होते हैं। ध्रुव को प्रायः हम लोग
पी अक्षर से निरूपित करते हैं। तो जो दर्पण के ध्रुव होते हैं उसे हम लोग पी अक्षर से निरूपित करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। तो जो भी गोलीय दर्पण होते हैं उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह गोले का एक भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इस जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं एक गोले का भाग है, तो इस गोले का जो केंद्र का गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जो गोले का केंद्र होगा वही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसे हम लोग सी अक्षर से निरूपित करते हैं। तो इसे हम लोग सी से निरूपित करते हैं। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र का भाग नहीं है। तो जो वक्रता केंद्र होते हैं वह दर्पण का भाग नहीं है, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। तो जो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वक्रता केंद्र होते हैं वह दर्पण का भाग नहीं होते हैं, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। तो जो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, तथापि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। यह तथ्य आप चित्र 9.2a 9.2b में नोट कर सकते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो जो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं उसका भाग जो होता है उसकी त्रिज्या जो होगी वही क्या होता है, वक्रता त्रिज्या कहलाते हैं। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या का। तो गोला का जो त्रिज्या होगा वही हमारा क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। जो वक्रता त्रिज्या होती है इसे हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करते हैं, तो आर द्वारा निरूपित करते हैं। ध्यान दीजिए पीसी दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। तो जो हमारी दूरी पीसी होगी, जैसे कि आप मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अब ये हमारा क्या है, ध्रुव है, और ये मान लीजिए कोई रेखा जा रही। अब ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या है, सी है। तो जो ये पीसी होगा, पीसी के होगा वही हमारा क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। क्या होगा, पीसी जो हमारा होगा वही हमारा क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये जो हमारी सीधी रेखा है ये, इसे मान लीजिए एक्स डैश और एक्स। तो एक्स और एक्स डैश जो है यही हमारा दर्पण का क्या होता है, यही हमारा दर्पण का मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। इसे हम लोग मेन एक्सिस भी कहते हैं। ध्रुव पर अभिलंब है। आइए दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द को एक क्रियाकलाप द्वारा समझे। सर्वप्रथम कागज सुलगना प्रारंभ करता है और धुआं उठने लगता है। अंततः यह आग भी पकड़ सकता है। यह क्यों जलता है, सूर्य से आने वाला प्रकाश दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होता है। तो आप कभी देखिएगा तो जो कागज होते हैं वो सुलगना प्रारंभ करते हैं, धुआं उठने लगती है, अंततः यह आग भी पकड़ सकता है। यह क्यों जलता है, तो क्योंकि सूर्य से जो आने वाले प्रकाश होते हैं वो दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होते हैं। वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश का यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है, और वह बिंदु जो होता है वो क्या है, तो अवतल दर्पण का फोकस है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज जल जाता है। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी का सन्निकट मान होता है। अब हम क्रियाकलाप 9.2 को देखते हैं। चेतावनी, सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए, यह आपकी आंखों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। यह अवतल दर्पण को अपने हाथों में पकड़िए तथा इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखी एक कागज की शीट पर डालिए। कागज की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको कागज की शीट पर प्रकाश का एक चमकदार तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त न हो जाए। दर्पण तथा कागज को कुछ मिनट के लिए उसी स्थिति में पकड़े रहिए। आप क्या देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? आइए इस प्रेक्षण को एक किरण आरेख से समझने का प्रयत्न करें। चित्र 9.2a को ध्यानपूर्वक देखिए। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं।
परावर्तित किरणों का प्रेक्षण कीजिए। वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही हैं। प्रतिच्छेदी हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो जब देखिएगा तो जो अवतल दर्पण होते हैं उनके मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें होती हैं वो आती हुई किरणें परावर्तित होने के बाद क्या होंगी, तो दर्पण के किसी एक बिंदु से मिलती हुई जाती है या प्रतिच्छेदी करती है या प्रतिच्छेद करती है। तो वह अवतल दर्पण का हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा। जैसा कि आप देखिए कोई प्रकाश की किरण है, अगर वो आ रही है तो सभी क्या हो रही है कि ये परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष से जा रही है। परावर्तित होने के बाद क्या हो रही है, एक प्रकाश अवतल दर्पण के एक बिंदु से जा रही है। यही बिंदु हमारा क्या हो जाता है, मुख्य फोकस होता है। यही बिंदु हमारा क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। इसी प्रकार चित्र 9.2 बी को ध्यानपूर्वक देखिए। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें किस प्रकार परावर्तित होती है। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। अब हमारा 9.2 बी में उत्तल दर्पण का चित्र दिया हुआ है। अब देखिए इससे प्रकाश की आपतित किरणें आ रही है और परावर्तित होकर ये क्या हो रही है, चली जा रही है। जब ये परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो आप देखिएगा ये सभी को अगर मिलाइएगा बिंदुओं को तो आभासी मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, ये सभी बिंदुओं आपसे आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है एक बिंदु पर। वही हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को एफ अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, फोकस है, मुख्य फोकस है, और ये हमारा क्या है, ध्रुव है। ये हमारा क्या है, ध्रुव है। तो हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो पी एफ हमारा क्या होगा, फोकस दूरी होगा। क्या होगा, पी एफ हमारा क्या होगा, फोकस दूरी होगा, जिसे हम लोग स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं और जो हमारा फोकस दूरी होता है उसे स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का वो क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के ध्यान रखिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। चित्र 9.2 में दूरी एम जो है द्वारक को निरूपित करता है। तो आप देखिएगा तो यहाँ पर जो हमारा एम और एन है ये हमारा क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका द्वारक उनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है। क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच में कोई संबंध है? तो हाँ, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। तो जो छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी से क्या होती है, दुगनी होती है। फोकस दूरी से कितनी होती है, दुगनी होती है। तो r बराबर हमारा 2f हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। या इसे हम लोग स्मॉल f बराबर r/2 कह सकते हैं। स्मॉल f बराबर हमारा क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। हम इस संबंध को r बराबर 2f द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो इस तरह से हमने दर्पण में जो जो मुख्य बिंदु होते हैं उनके बारे में देखा। एक बार और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या होते हैं। तो हम एक इमेज बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा इमेज है, ये हमारा क्या है, तो एक हमने अवतल दर्पण का इमेज लिया। ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का जो बिंदु होगा वो हमारा क्या कहलाता है, मध्य बिंदु, वो हमारा क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो ये देख लीजिए, ये जो हमारे हैं इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, ये तो मध्य बिंदु ये हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, P। तो P हमारा क्या हो गया, ध्रुव। तो ध्रुव का हम लोग डिफिनीशन क्या देख सकते हैं
तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। इसे हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। अब हमने देखा था वक्रता केंद्र के बारे में, तो वक्रता केंद्र में हमने क्या देखा था? तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के भाग को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अब मान लीजिए ये गोलाकार है, जैसे मान लीजिए ये इमेज हमारा है। अब इस इमेज में हम देख रहे हैं कि ये जो कटा हुआ भाग है वो हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। तो इसकी तो कोई केंद्र होगी, तो मान लीजिए इसका केंद्र क्या है? F है, और ये हमारा क्या है? त्रिज्या है। तो यही जो हमारी होगी ये हमारी C। अब यही हमारा क्या है? तो यही हमारा वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र है। तो हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होते हैं उस गोले के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम लोग किससे निरूपित करते हैं? तो C के द्वारा निरूपित करते हैं। अब हमारा क्या है? हमने देखा था वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या r को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो होगा तो ये जो दूरी होगी वही हमारा क्या होगा? वक्रता त्रिज्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमारा क्या होगा? C से P तक की दूरी जो है वही क्या है? हमारी वक्रता त्रिज्या है, जिसे हम लोग R से इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करते हैं? हम लोग R द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष क्या होते हैं? तो ध्रुव हमारा ये है। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच जो होगी वो क्या होगी? तो जाने वाली रेखा जो होती है वही हमारा मुख्य अक्ष होता है। तो देखिए ध्रुव यहाँ है, वक्रता केंद्र ये है। तो ये जो रेखा जा रही है वो हमारी क्या है? मुख्य अक्ष होती है। तो अगर मान लीजिए इसको हमने यहाँ तक बढ़ा दिया, इसको हमने यहाँ तक बढ़ा दिया, तो मान लीजिए ये हमारा x डैश है, ये हमारा x है। तो x और x डैश जो है यही हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष होते हैं, यही हमारे मुख्य अक्ष होते हैं। अब हम आगे देखते हैं मुख्य फोकस। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती है वो हमारी क्या कहलाती है? फोकस कहलाती है। या जाती हुई अवतल दर्पण में क्या होता है? जाती है, और उत्तल दर्पण को आप लीजिएगा तो वहाँ क्या होगा? जाती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में जब हम लेते हैं तो अगर समानांतर आ रही है, ये मुख्य फोकस उत्तल दर्पण में कहाँ होते हैं? इस साइड में ने दाहिनी ओर होते हैं। तो ये क्या होते हैं? प्रतीत होते हैं, और ये जाती हुई। तो हमेशा आपको डिफिनीशन में पूछेगा तो आप कैसे कहिएगा? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम लोग F से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? F द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब हम आगे देखते हैं फोकस दूरी के बारे में। तो फोकस दूरी हमारा क्या होता है? तो ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए ये हमारा ध्रुव है और ये हमारा फोकस है। तो इसकी दूरी जो होगी यही हमारी क्या कहलाती है? यही जो हमारी दूरी होती है वो हमारी फोकस दूरी कहलाती है। क्या होती है? फोकस दूरी कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक किसे कहेंगे? तो हमने देखा था कि दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब दर्पण का हमारा व्यास क्या है? ये और ये बिंदु। तो दर्पण का जो व्यास होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? द्वारक हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए mn हमारा क्या है? द्वारक है। क्या है? mn हमारा क्या है? द्वारक है। इस तरह से हमने सभी बिंदुओं पर चर्चा की। अब हम एक इमेज के बारे में सीख लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो आप हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब में ध्यान रखिएगा कि जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलकर, जैसे यहाँ देखिए ये वास्तव में मिल रही हैं तो क्या होंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगी। तो जो प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलकर प्रतिबिंब बनाती हैं या प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा उल्टा आपको मिलेंगे। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा उल्टा होते हैं। और जो प्रतिबिंब, जैसे प्रकाश की किरणें जब आएंगी और
टकरा जाएंगे किसी वस्तु से तो वास्तव में वो न मिलकर मिली हुई प्रतीत होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मिली हुई प्रतीत होती है तो वो क्या कहलाती है? आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा देखिएगा तो वो सीधा होता है, हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। इस तरह से हमने इन दर्पण के सभी बिंदुओं पर में चर्चा की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।